हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बातें जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाकर आप देख लीजिए, उसमें आपको आधी बुक तो मूल अधिकारों पर ही मिलेगी, यानी फंडामेंटल राइट्स पर ही मिलेगी। और जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तब भी मूल अधिकारों के तहत माननीय हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकांश काम होता है वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही होता है। इसलिए मूल अधिकारों को थ्योरेटिकली और उनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हम इसमें जानेंगे। हालांकि आज हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ 2-5 वीडियो इसके धीरे धीरे हमको अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाकर मूल अधिकारों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम जान पाएंगे। आज हम केवल इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है फंडामेंटल राइट्स का वो जानेंगे। कि देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे तौर पर हम राइट्स को 3 प्रकार का कह सकते हैं। एक होते हैं नैतिक अधिकार, मोरल राइट्स होते हैं, और उनका संबंध मोरल ड्यूटी से होता है। जो मोरल राइट होते हैं या मोरल जो ड्यूटीज होती हैं वो नैतिकता के, मॉरलिटी के जो सिद्धांत हैं उनसे वो बंधे हुए रहते हैं, और इनका पालन करना या न करना कोई इनकी कानूनी बाध्यता नहीं होती है, ये व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब जैसे कई बार मैं देखती हूँ जो मेंटेनेंस के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में मेंटेनेंस के ऑर्डर आते हैं, पत्नी जो है वो अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाती है। अब होता क्या है कि जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं तो मैंने कई बार ये देखा है कि वो ये लिखते हैं कि ये मेंटेनेंस देना पति की मॉरल ड्यूटी है। तो हमको ये जानना है कि क्या ये पति की मॉरल ड्यूटी है या ये लीगल ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण दे, मेंटेनेंस दे कि नहीं दे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि ये हस्बैंड की मॉरल ड्यूटी है या लीगल ड्यूटी है। और वैसे तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कि अगर किसी व्यक्ति की कोई मॉरल ड्यूटी है, जैसे एक पिता है और पुत्र उसके पांव छूता है, तो क्या ये पुत्र का लीगल कर्तव्य है कि वो पिता के पांव छुए, या उसका ये मॉरल कैरेक्टर दर्शाता है, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो पिता के पांव छुए। पिता ने उसको पाला है, बड़ा किया है, उसको जीवन दिया है। तो जो नैतिक कर्तव्य होते हैं कानून उनकी पालना नहीं करवा सकता, वो सोसाइटी के अपने सिद्धांतों से बने हुए होते हैं। अब आता है इसमें जो नॉर्मल एक लीगल राइट होते हैं, इन्हें दीवानी अधिकार भी कहा जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। पहला अपना मॉरल ड्यूटी हो गया, दूसरा ये दीवानी अधिकार या सामान्य अधिकार हो गए, लीगल राइट हो गए। ये सामान्य विधि के अंतर्गत, नॉर्मल जो लॉ है उसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, और राज्य या संप्रभु शक्ति के अंतर्गत ये निश्चित करना होता है कि देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाए। जैसे पार्लियामेंट में बाकायदा कानून बनता है, अलग अलग कानून में व्यक्ति को अलग अलग लीगल राइट्स दिए जाते हैं, और फिर वो उन लीगल राइट्स की पालना कराने के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जब भी किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वो सबसे छोटी जो दीवानी कोर्ट है सिविल जज की, उसके अंतर्गत वो उसे पाने के लिए आता है। जो तीसरा जो बेसिक है वो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ये प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाने जाते हैं और मानवीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मानवीय विकास के लिए फंडामेंटल राइट कैसे आवश्यक है कि जीवन में जब भी व्यक्ति कोई पैदा होता है तो उसका ये नैसर्गिक राइट है, उसका ये नेचुरल राइट है कि वो स्वतंत्रता के साथ पैदा हुआ है, उसको सभी तरह की समानता का यहाँ पर अधिकार मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति है तो चाहे वो किसी भी रंग का हो, रूप का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको एक तरह से समान अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रकृति जो है
वो उनको केवल मानव के रूप में पैदा करती है, वो किसी धर्म के व्यक्ति के रूप में उसको पैदा नहीं करती। अगर मानव है तो भले ही वो क्रिश्चियन हो, भले ही वो हिंदू हो, वो सारे के सारे जो है उसमें उनका जैसे खून लाल ही आपको मिलेगा। तो धर्म जो है मुझे लगता है कि धर्म व्यक्ति के जन्म होने के बाद यहाँ पर उसको एक अलग एक पॉलिटिकल डाइवर्जन है वो कि या एक धार्मिक डाइवर्जन है, अदरवाइज प्रकृति जो है मानव को एक ही रूप में पैदा करती है। और ये कोविड-19 का जो दौर आया है इसने भी हमको ये बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि इंसान जो है वो इंसान के रूप में ही पैदा होता है, और जब वो इंसानियत के रूप में काम करता है तो ही वो प्रकृति के सबसे अधिक नजदीक होता है। तो ये 3 तरह के अधिकार ये हमने मोटे मोटे आज हम देख रहे हैं। अब मूल अधिकारों की भारतीय संविधान में क्या योजना दी हुई है, क्या उसका पूरा ढांचा है, तो इसके लिए पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं। उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में उपबंध किए हुए हैं, और जो आर्टिकल 14 से 32 तक हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट उसमें प्रदान किए हुए हैं। आर्टिकल 12 और 13 में फंडामेंटल राइट की कुछ अलग भूमिका के बारे में बताया गया है, स्टेट क्या होता है और लॉ क्या होता है ये बारे में। फिर 33 से लेकर 35 तक कुछ और बातें इसके बारे में दी हुई हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट 14 से 32 तक हैं, लेकिन जो टोटल प्रोविजन है फंडामेंटल राइट के वो 12 से 35 तक हैं। तो पहले 7 मूल अधिकार हमको दिए गए थे मूलतः इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट इसमें आया 1978 में। आप सब जानते हैं कि जनता सरकार जब आई थी तो ये 44th अमेंडमेंट लाया गया था और इसमें संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, और अब जो है हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। ये जो संपत्ति के अधिकार की जो कथा है ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। मैं इसको कथा यूं कह रही हूँ कि जब से भारत आजाद हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लेकर जो हमारा सरकार थी, हमारी पार्लियामेंट थी और हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, उसमें द्वंद्व चलता रहा। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो क्या हुआ कि भारत जब आजाद हुआ तो सरकार ये चाहती थी कि जो पूरा संपत्ति थी, पूरी की पूरी जो जमीन थी वो जो हमारे राजा थे या जागीरदार जमींदार थे उनके पास ही पूरी थी। अब सरकार उन गरीब लोगों को संपत्ति देना चाहती थी, जमीन देना चाहती थी जो बेचारे उस जमीन में खेती करते थे। तो एक्चुअल लोगों को, जो श्रमिक थे, जो खेती वास्तव में करते थे, उन लोगों को देना चाहती थी। और दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन जमींदारों के पास थी। तो लैंड जो रिफॉर्म्स एक्ट हैं वो लाए गए, और जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए तो जो मठाधीश थे मंदिरों के या जो इस तरह के ये जागीरदार वगैरह थे, ये माने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमको तो संपत्ति का मूल अधिकार है। और तो इस तरह अमीर और गरीब की ये लड़ाई जो है वो होती रही संपत्ति के अधिकार को लेकर, क्योंकि जो धनाढ्य व्यक्ति थे वो अपनी संपत्ति के अधिकार पर, वो अपनी जमीनों पर हक नहीं छोड़ना चाहते थे। और दूसरी तरफ जो नई चुनी हुई सरकार थी उसके सामने लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करने की अपनी चुनौती थी। और जब तक लोगों को जमीन नहीं देगी सरकार, जो वास्तव में खेती करते हैं, श्रमिक हैं, गरीब हैं, उन लोगों को जमीन नहीं देगी तो काय बात का लोकतंत्र, कैसे वो समानता के अधिकार को इम्प्लीमेंट करेगी। तो उसका एक अपना लॉजिक था। लेकिन इसी लॉजिक समानता के अधिकार को लेकर, इसी अमीर और गरीब की लड़ाई को लेकर ये लैंड रिफॉर्म्स और इन बातों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट और इनमें तनातनी चली। और फिर 42वें संविधान संशोधन आया और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी ने जो है अमेंडमेंट किए थे। लेकिन जब जनता सरकार आई
तो उन्होंने देखा कि ये संपत्ति का अधिकार ही लड़ाई की मूल जड़ है, तो उन्होंने इसको मूल अधिकार को खत्म करके लीगल राइट इसको बना दिया। तो हम जानते हैं कि जब लीगल राइट बना दिया तो अगर आप संपत्ति का कोई भी बात, आपकी कोई भी मुद्दा पैदा होता है तो आप सीधे फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि मूल अधिकारों को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन जब लीगल राइट बना दिया तो आप सबसे छोटी निचली अदालत में, मजिस्ट्रेट की जो अदालत है, जो सिविल जज की जो अदालत है, आप उसमें जाइए। तो ये बेसिक इसमें लीगल राइट और मूल अधिकार का अंतर किया, क्योंकि उस वक्त वो सीधे संपत्ति की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। तो एक तो लड़ाई लैंड जो डिस्प्यूट थे, लैंड डिस्प्यूट की लड़ाई थी बेसिकली, ठीक है ना, जो शुरू से ही आजाद होते ही इंडिया में चली। और दूसरा एक आरक्षण का मुद्दा, ये जो है ये चंपाकम दोराई राजन और ये जो सारे केस आए, तो ये जो आरक्षण का मुद्दा और ये लैंड डिस्प्यूट, इसने पूरे मूल अधिकारों की गणित को प्रभावित किया। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जब कोई भी किताब आप देखते हैं तो इतने सारे केसेज इस बिंदु पर हैं लैंड डिस्प्यूट और आरक्षण पर, कि इन्होंने पूरे संविधान की जो व्याख्या है वो इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर अलग अलग केसेज में हुई। तो इसलिए ये अधिकार बड़े इम्पोर्टेंट हैं और हम कुछ वीडियो लेकर इस पर बनाएंगे अलग अलग। आज हम इसीलिए इस पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो अब कौन कौन से अधिकार हमको दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक समानता का मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये समानता का अधिकार जो है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 में है। जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है 19 to 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24 में। फिर शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप जानते हैं कि जो रिलीजन की स्वतंत्रता का अधिकार जो है बहुत बड़ा अधिकार है इस देश में, तो 25 से 28 तक इसमें ये दिया हुआ है। फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, की हर व्यक्ति को अपनी कल्चर को बचाए रखने का अधिकार है, क्योंकि कल्चर को कंजर्व करना, कल्चर को बचाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो आपकी संस्कृति को बचाए रखने की जो बात है, क्योंकि उसी से आपके संस्कार निर्धारित होते हैं। अलग अलग परिवार के अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग खानदानों के अलग अलग संस्कार होते हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं उनके अपने संस्कार होते हैं। तो इसलिए उनको दिया गया कि आप अपने लोगों को अपनी तरह से शिक्षा दे सकते हो और अपनी कल्चर को बचाए रखते हो। तो उन्होंने 29 और आर्टिकल 30 में ये अधिकार दिए। और फिर लास्ट में अगर ये सारे अधिकार दे दिए जाते, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार है, ये नहीं दिया जाता, तो फिर ये अधिकार बेकार हो जाते। तो इनको लागू करवाने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए ये अधिकार छठा जो है 6 अधिकार ये दिया गया। तो ये हमारे पास 6 राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब जो फर्स्ट राइट है समानता का, राइट टू इक्वलिटी, इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इनका भी क्या मतलब है कि आप जब आप ये पढ़ रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो आप इसको मैं देखती हूँ कि जब मैं भी पढ़ती थी तो मैंने इन कंसेप्ट को केवल रट लिया था। मुझे वास्तव में पिछले 10 साल में ही ये धारणा समझ में आई है, लास्ट 10 years, की इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। तो कैसे ये मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो शहरों का स्ट्रक्चर देखिए, कि मैंने एक फॉरेन ट्रिप किया, और जब मैंने फॉरेन ट्रिप किया, मैंने यूरोपियन कंट्रीज को देखा, तो मैंने देखा कि यहाँ ये जैसे एक सड़क जा रही है, मैं इसको एक बार और इसका वो बना लेती हूँ। तो ये एक सड़क जा रही है, तो वहाँ ये 1 किलोमीटर का एरिया है, मान लो 1 किलोमीटर, ये पॉइंट हो गया, और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये अगेन ये दूरी और ये दूरी 1 किलोमीटर है। तो आपको पैदल चलने वालों का फर्स्ट राइट है, जो पेडेस्ट्रियल हैं, पेडेस्ट्रियल, उन
उनका सड़क पर फर्स्ट राइट है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ये गाड़ियां जा रही हैं इस रास्ते पर और ये पोल लगा रखा है, यहाँ ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पर खड़ा होगा, ये पोल है, इस पर एक बटन दबाएगा और जब वो बटन दबाएगा ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, तब ये सारी गाड़ियां जो इधर से आ रही हैं और इधर से आ रही हैं ये रुक जाएंगी, ठीक है, और इस पैदल चलने वाले को रास्ता देंगी और फिर ये निकलेगा। इसके बाद ये गाड़ियां जो हैं यहाँ से क्रॉस करेंगी। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि सड़क पर गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं उनका तो सेकंड राइट है। सबसे पहले तो जब इंसान पैदा हुआ था तो वो पैदल ही चलता था। जब इंसान पैदा हुआ था तो वो पैदल ही चलता था, ठीक है। तो पैदल चलने वालों का जो राइट है वो सबसे पहला राइट है, इसलिए इनके सम्मान में ये गाड़ियां रुक जाएंगी। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने उत्पन्न कर दी कि हर किलोमीटर पर उन्होंने पोल बना दिए और यहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये रास्ता पार कर लेते हैं। तो एक बच्चा भी आसानी से रास्ता पार करने की स्थिति में होता है। और मैंने हिंदुस्तान में देखा कि ये रास्ता है, यहाँ से ये रोड जा रही है और ये बेचारा पैदल क्रॉस करने वाला व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो इसको आधा घंटा हो जाएगा। अगर ये बहुत एक्सपर्ट नहीं है, बेचारा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक खड़ा रहेगा, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होगी कि ये सड़क क्रॉस कर ले, और ये गाड़ियां रुकने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ इक्वलिटी कहाँ है? कोई इक्वलिटी नहीं है। तो हम जो बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की एंड इक्वलिटी बिफोर और लॉ की, ये तो फेल हो गया। फिर एक और दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। हमारा जो कानून है नगर पालिका का कानून, हमने जो शहर बसाए हैं, ये देखिए ये नगर पालिका का मान लीजिए कानून, हमने हर शहर में नगर पालिका के कानून बना रखे हैं। और जब ये जो कानून हमने बना रखे हैं तो हमने बाकायदा ये बता रखा है कि ये जो मकान है ये कितना, ये एक जैसे ये मकान बनेंगे, क्योंकि हमने मकानों के बीच में ये बताया है कि इतना तो सेटबैक छोड़ेगा, इसके बाद ये इधर से सेटबैक छोड़ेगा और ये इतना जो है ये मकान बनाएगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने 30 फुट सड़क बनाई, ठीक है, 30 फुट सड़क बनाई, तो भाई लोग क्या करते हैं कि ये तो यहाँ तक तो अपना मकान बना लेते हैं, ठीक है, और ये जो पूरा सेटबैक है, ये पूरा सेटबैक है, ये पूरा खा जाएंगे, इस पर कुछ नहीं करेंगे और फिर इधर से एक खुर्रा बना देंगे, ठीक है। अब ये इधर वाला भाई मकान बनाएगा तो ये इधर से ये खुर्रा, अब ये जो रोड है ये 10 फीट की रोड रह जाएगी, 20 फीट की रोड खा गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे नगर पालिका कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और मैंने तो इस तरह ये जो चीज है एक तरह से जुड़ी हुई है, कभी और दिन मैं इस पर लेक्चर दूंगी, इस पर मैं बहुत उद्वेलित रहती हूँ कि किस तरह हमने कानून की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की, हम आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, लेकिन हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे यहाँ रूल ऑफ जुगाड़ है, रूल ऑफ जुगाड़, ठीक है ना। तो ये रूल ऑफ लॉ कट, रूल ऑफ जुगाड़ है, हर चीज का हमारे यहाँ जुगाड़ उपलब्ध है। तो हम कौन से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, इसकी कभी पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी क्या? मैंने एक बुक पढ़ी, क्या था, एक ये अमेरिकन लड़की थी और जब अमेरिका में गुलाम प्रथा थी ना, तब ये लड़की ने इस बुक लिखी थी। तो एक बड़े अमीर घराने में वो लड़की जो है वो रहती थी, और ये जैसे बहुत अंग्रेज, एक बड़े अंग्रेज का फार्म हाउस था और यहाँ पे उसका बंगला था, यहाँ गाय भैंसें रहती थी और यहाँ पर ये लोग गुलाम लोग, अफ्रीकन जो है ये गुलाम रहते थे। अब क्या हुआ कि इसका ये जो लड़का था, ये 3 लोग थे घर में, 3 लोग, एक वाइफ, एक हस्बैंड और एक ये बच्चा।
तो बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर आती थी और ये अफ्रीकन लड़की थी छोटी सी, ये इसकी सेवा में लगी रहती थी और पंखा वगैरह झलती थी। तो ये तो भाई पढ़ता नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़के लोग जो हैं उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है शुरुआत में, बाद में तो ठीक है बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन इस मामले में लड़कियां फिर भी ठीक रहती हैं। तो क्या हुआ कि ये लड़की बेचारी सर्वेंट थी, तो ये इसको एक ट्यूशन वाला इसको पढ़ाने आता, तो ये कहता एप्पल एप्पल। तो ये लड़की, क्योंकि ये लड़की तो अफ्रीकन लैंग्वेज बोलती थी और ये लोग इंग्लिश बोलते थे, बड़े इंग्लिश के वो थे, तो ये इसको पढ़ाने आता कि एप्पल कैसे होता है क्या होता है। अब लड़की के दिमाग में ये एप्पल नाम तो सुन लेती, लेकिन इसको पता नहीं चलता कि ये एप्पल होता क्या है। फिर ये किचन में आती है, अपनी किचन में इसके देखती कि ये ऐसा एप्पल होता है, तो इसके दिमाग में इमेज बन जाती थी। तो ऐसे ये इसने किचन शब्द होता है, तो किचन कैसा होता है इसके दिमाग में इमेज बन गई, इसके दिमाग में एप्पल की इमेज बन गई, इसके दिमाग में जूतों की, देखो मैं पिक्चर बनाने में ज़्यादा वो नहीं हूँ, जूतों की क्या इमेज बनाई मैंने, तो ये जूतों की इमेज बन गई, ये लड़के की इमेज बन गई, ये लड़की की इमेज बन गई। ये इसके दिमाग में सब, ये इस लड़की के दिमाग में सारी इमेज बन रही थी। जो जो शब्द ये सुनती थी इस बच्चे को पढ़ाने के दौरान, इसके दिमाग में सब इमेज बनती थी और इसको चुप रहना पड़ता था, क्योंकि ये तो वहां पर पंखा झलने का काम करती थी, क्योंकि बिजली तो थी नहीं उस जमाने में। तो केवल इस लड़की की ड्यूटी इस बात के लिए लगाई गई थी कि टीचर को और इस स्टूडेंट को कोई भी जो है गर्मी वगैरह ना लगे, तो इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती थी। लेकिन लड़की का ध्यान सुख सुविधाओं से ज्यादा ये इसके ब्रेन पर था, उसकी लैंग्वेज पर था। अब उसके दिमाग में एक दिन टीचर ने पढ़ाया उसको जस्टिस। अब लड़की महीने भर तक, 1 मंथ तक परेशान होती रही कि उसने एप्पल की इमेज ढूंढ ली, उसने आदमी की, ये जो आदमी है इसकी इमेज ढूंढ ली, उसने जानवर की इमेज ढूंढ ली, उसने ये सारे शब्द सुने और इनकी इमेज को दिमाग में बिठा लिया। लेकिन ये जो जस्टिस शब्द था, इसकी उसको इमेज नहीं मिल रही थी, इसलिए ये शब्द भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि रात को उसकी पिटाई होती थी लड़की की, और कलर के कारण उनको सेकंड दर्जे का इंसान समझा जाता था। खाने में रात भर उसको भूखा रखना पड़ता था, जितना मालिक इच्छा करे तो खाना दे दे, नहीं तो नहीं दे। तो और एक तरफ अंग्रेज, उसी हम उम्र वो अंग्रेज का लड़का है जिसको जो घोड़े पर सवारी करता है, जिसको बढ़िया एसी रूम में सोने को मिल रहा है, जो कुछ भी खा सकता है, उसके लिए 36 तरह के पकवान बन रहे हैं। तो कहाँ है जस्टिस? उसने सोचा किधर का जस्टिस? ये एक तरफ मेरी उम्र का बच्चा है, इसको ये सुविधाएं मिल रही हैं, और दूसरी तरफ मैं हूँ। तो ये उसको टीचर पढ़ा रहा था कि उसको टीचर ये कह रहा था कि दुनिया में इंसान बराबर पैदा हुए हैं, उनको बराबर के राइट हैं, उनको नेचुरल राइट हैं, उनको समानता का राइट है। लेकिन लड़की सोच रही थी कहाँ है समानता का राइट है? मैं तो रोज पिटाई खाती हूँ, मेरे कलर के कारण मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, मुझे रात को भूखा रहना पड़ता है, मुझे दर्द सहना करना पड़ रहा है, और ये जो मेरा साथी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि इसकी सेवा में लगाया जा रहा है, और ये जो पढ़ना नहीं चाहता इसके लिए ट्यूशन लगाई जा रही है। तो कहाँ है जस्टिस? तो जस्टिस की लड़की के दिमाग में कोई इमेज नहीं बनी। तो ऐसे ही आपके दिमाग में रूल ऑफ लॉ की कोई इमेज बन रही है इंडिया में कि कहाँ है रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ है कहाँ? खैर, ये दूसरी बिंदु हमारी बात चर्चा शुरू हो गई, फिर कभी पढ़ेंगे हम। तो हम ये समानता का अधिकार जो है हम पढ़ रहे थे, ये समानता के अधिकार में ये हम पढ़ रहे थे विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब भेदभाव के विरुद्ध ये जो है कि अब जेंडर के आधार पर या सेक्स, मतलब इन सारी चीज़ों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। राज्य के दिन सेवाओं में समान अवसर का आपको अधिकार मिलेगा, आर्टिकल 16 में। छुआछूत की प्रथा जो है
वो आर्टिकल 17 में, एंड उपाधियों का जो है आपको टाइटल है वो आर्टिकल 18 में उनका अंत कर दिया गया है। तो ये सारी बातें हम इसमें जो हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी है इसमें जानेंगे, और ये सारे आर्टिकल हैं इसके। फिर आती है बात 19 की, भाषण की अभिव्यक्ति, मतलब उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने की, स्पीच देने की आज़ादी है। एसोसिएशन वो कर सकता है, असेंबली कर सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, कहीं और अपना बिजनेस कर सकता है, ट्रेड, ये सब उसको पूरी आज़ादी दी हुई है। अब एक मैं इसमें जो आपको एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है उसके संबंध में भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। एक मंकी ट्रायल केस हुआ, मंकी ट्रायल अमेरिका में, ठीक है ना। तो इसमें एक 22 साल के साइंटिस्ट को कोर्ट ने 100 रुपए के जुर्माने के आधार पर सजा सुनाई। दो तरह के लोग इसमें पूरी कोर्ट में दो तरह के लोग बन गए, एक तरफ फंडामेंटलिस्ट थे, एक तरफ साइंटिफिक लोग थे, उदारवादी लोग थे। ये फंडामेंटलिस्ट, ये साइंटिफिक। तो ये फंडामेंटलिस्ट ने कहा, ये क्या हुआ कि डार्विन की जो विकासवाद की थ्योरी है उसके आधार पर मुकदमा चला। इसने कहा कि धरती का इवोल्यूशन बहुत 7-8 लाख साल बाद हुआ है, और धीरे धीरे 1 सेलुलर अमीबा आया, और उसके बाद 2 सेलुलर का जंतुर, फिर ऐसे करते करते फिर ये जो अपने में वो क्या होते हैं वानर, है ना, बंदरों से फिर इंसान बना। तो इस तरह डार्विन ने विकासवाद की थ्योरी बताई, और इन्होंने कहा कि 7 दिन में ही पूरी धरती बन गई। तो 7 दिन में जब धरती बन गई, और जो साइंटिस्ट था 22 साल का साइंटिस्ट ये सिखा रहा है डार्विन की विकासवाद की थ्योरी, अमेरिका के फंडामेंटलिस्ट लोगों को 1925 की ये बात है, उनको ये बात पची नहीं कि कोई साइंटिस्ट उनके बच्चों को इस तरह की बात सिखाए। तो अमेरिका में मुकदमा हो गया साइंटिस्ट के खिलाफ, और पूरा अमेरिका 2 भागों में बट गया। एक तरफ ये विकासवादी लोग जो साइंस को मानते हैं, एक तरफ रिलीजन के आधार पर फंडामेंटलिस्ट लोग। तो बड़ी बात ये निकल कर आई कि आइडिया इज ए ग्रेटर मोन्यूमेंट, आइडिया इज ए ग्रेटर मोन्यूमेंट देन ए कैथेड्रल। आप एक मस्जिद बना सकते हो, एक मंदिर बना सकते हो, आप एक ईसाई चर्च बना सकते हो, एक कैथेड्रल बना सकते हो, लेकिन वो एक इतना बड़ा मोन्यूमेंट नहीं है जितना बड़ा एक आइडिया है। क्यों? क्योंकि आइडिया से दुनिया डेवलप होती है। अगर हवाई जहाज बनाने वाले लोगों ने ये सोचा होता कि नहीं, दुनिया में तो इंसान उड़ ही नहीं सकता, तो कभी हवाई जहाज बनते ही नहीं। यूट्यूब के आपने देखा कि कहाँ अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति यूट्यूब चला रहा है, इंडिया वाला भी उसको यूट्यूब चला रहा है। तो क्या अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति और भारत की न्यूज़ सुन सकता है? कैसे ये रेडियो तरंगे जो हैं वहां तक पहुंचती हैं? तो किस तरह आइडिया डेवलप होते होते दुनिया का विकास हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मानव जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो राइट टू थिंक है ना, ये राइट टू थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट राइट है। इस राइट टू थिंक कि अगर सोचने की शक्ति किसी को नहीं दोगे, सोचने की शक्ति का मतलब क्या है? राइट टू थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सप्रेशन से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है राइट टू थिंक। कि अगर हमने लोगों के, एक मारवाड़ी का वो सुनाती हूँ आपको, लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ कर तीन चला, शायर शेर सपूत। जो शायर होते हैं वो प्रयोगवादी कविताएं लिखते हैं, और ये मतलब बिल्कुल दुनिया के खिलाफ लिखते हैं। ये शायर लोग होते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं। शायर शेर जो है वो किसी से नहीं डरता, और शायर शेर सपूत। कभी शेर जो है एक लीक नहीं पीटता, वो एक तय रास्ते पर नहीं चलता। और इसी तरह इस शेर की तरह जो सपूत होता है वो भी नए रास्तों पर चलता है। नया रास्ता पिटे पिटाए ये जो रास्ता बना दिया इस पर नहीं चलेंगे, नई ट्रेल कायम करना, नया रास्ता निकालना, ये सपूत का काम होता है। तो उन्हीं से दुनिया विकासवादी होती है। तो कब होगी वो? राइट टू थिंक जब तक उनको नहीं देंगे। अगर आपने
अपने ऐसे जब आप पत्रिका पढ़ते हो ना, तो राजस्थान पत्रिका में एक सबसे ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ आता है वॉल्टियर का। वो ये कहता है कि भले ही मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने की आजादी का हमेशा सम्मान करूंगा। ये क्या है? ये यही बात है कि हम असहमत होने की जो प्रवृत्ति है इंसान की, उसका सम्मान करें। क्योंकि अगर हर व्यक्ति हर सारी दुनिया अगर एक व्यक्ति का फॉलोवर हो जाएगी, तो विकास हो ही नहीं सकता सृष्टि का विकास तभी हुआ है जब हम असहमत होते हैं। आप मेरी बात से डिसएग्री होंगे, तभी तो नई बात, हम डिबेट करेंगे, डिसएग्री होंगे, तभी तो नई बात निकल कर आएगी, तभी तो नया विचार निकल कर आएगा। अगर आप मेरी बात को एज इट इज मान लोगे तो ठीक है, आप तो मेरे फॉलोवर हो गए, फिर नया विचार नहीं आएगा, तो इस तरह सृष्टि का विकास नहीं होगा। ये मानव के विकास के लिए बहुत बुरी चीज है। तो आजकल जो ये कट्टरवादिता चल रही है कि नहीं, जो मैंने कह दिया उसी को तुम फॉलो करो, अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू हो, अगर मैं कह रहा हूँ तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम हो, तो ये एक तरह से कट्टरवादिता चल रही है, या विचारधारा की कट्टरवादिता चल रही है कि सब लोग फॉलोवर हो जाए। बिल्कुल गलत है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए राइट टू थिंक दिया हुआ है, भाषण की अभिव्यक्ति से भी बड़ा राइट है राइट टू थिंक। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये पहला राइट हो गया आर्टिकल 19 में। फिर आर्टिकल 20 में कि कोई भी लॉ जो है भूत लक्ष्य नहीं होगा, मतलब पीछे की लॉ आप पर नहीं लागू की जाएगी। नया लॉ जो है, अगर आपके साथ कोई घटना हुई है तो नया लॉ आप पर लागू नहीं किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इसका प्रभाव नहीं होगा। इसी तरह डबल जीओपार्डी से आपको लाभ दिया जाएगा कि एक ही बात के लिए आपका 2 बार प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, और स्वयं के विरुद्ध आपको साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो ये 3 रूल हैं इस आर्टिकल 20 में। फिर आर्टिकल 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। और आर्टिकल जो 22 है वो गिरफ्तारी, जो अरेस्ट लोग हैं उनको क्या क्या राइट हैं, ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं। और इसी के आधार पर पूरा सीआरपीसी का ताना बाना बुना हुआ है इस आर्टिकल 22 के आधार पर। अब तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 इसमें है कि बच्चों जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मतलब नियोजन पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनका ये पढ़ने का समय होता है और किसी को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते उसकी इच्छा के विरुद्ध। आर्टिकल 25 में शोषण, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और 26 में व्यक्तियों के वर्ग का धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासन, मतलब आप कोई भी इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हो आर्टिकल 26 में। धर्म के आधार पर कराधान, मतलब धर्म के आधार पर आप टैक्स नहीं लगा सकते, ये आर्टिकल 27 पर। और जो राज्य द्वारा स्थापित और पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी आर्टिकल 28 में। कि जैसे सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में आप ये नहीं कर सकते कि आप हिंदू धर्म की शिक्षा दे रहे हो या मुस्लिम धर्म की शिक्षा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा धर्म की स्वतंत्रता देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा इसका अपना एक लॉजिक होता है, और इसके पीछे भी एक कई सारे डाइवर्जन होते हैं कि क्यों ये धर्म की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है। क्योंकि मार्क्स कहता है ना, धर्म अफीम होता है, तो धर्म बड़ा अफीम होता है। अब चलते हैं 29 और 30 पर। ये जो आर्टिकल हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, की व्यक्तियों को अपनी भाषा, जो लिपि है और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना, उन्हें प्रशिक्षित करना। जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, वो माइनर है इंडिया में, तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह उसमें दे सकते हैं। तो ये इसलिए दिया हुआ है कि भारत एक अलग अलग डाइवर्जन का एरिया है, तो हर व्यक्ति को अपनी हिस्ट्री को बनाए रखने का, अपने जो खानदानी लेगेसी है उसको बनाए रखने का अधिकार है। इसलिए ये राइट दिया हुआ है ताकि वो उस बात में सम्मान महसूस करें और उसे आगे उत्तरोत्तर जो है उसकी प्रोग्रेस करते रहें। और ये जो राइट है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बड़ा इम्पोर्टेंट राइट है, क्योंकि यही वो राइट है जो आपके अधिकारों को ऑपरेशन में करवाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप रिट वगैरह कर सकते हो, तो इनकी ये गारंटी दी गई है
कि आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो आर्टिकल 32 में आप कोई भी आदेश, निर्देश, रिट जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जानते हैं 5 तरह की रिट इसमें होती हैं। और तो ये आर्टिकल 14 से 32 का जो है, ये 14 से 32 ये विभिन्न प्रकार के मूल अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में जो सामान्य तथ्य हैं उनका भी अवलोकन हमको करना चाहिए कि ये राज्य के विरुद्ध ही उपलब्ध हैं या, लेकिन कुछ जो मूल अधिकार ऐसे हैं जो प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं, जैसे आर्टिकल 15 का ये 2, 17, 29, 30 ये प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। मूल अधिकार केवल कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, जैसे आर्टिकल 15 है, 16 है। कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, चाहे भारत के नागरिक हो या विदेशी हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो मानवीय विकास के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और राज्य जो है ये राज्य की पहुंच के बाहर है। इसका मतलब ये है कि राज्य उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और भी है कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, और इन पर राज्य जो है प्रतिबंध भी लगा सकता है। और जो रेस्ट्रिक्शन है वो साथ के साथ, ये जो चैप्टर 3 है इसमें फंडामेंटल राइट के साथ साथ उनके रेस्ट्रिक्शन भी दिए हुए हैं। तो ये सारी बातें हम आज तो हमने केवल ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हम डिटेल में इसको पढ़ते रहेंगे। जब भी मुझे समय मिलेगा जिस भी विषय पर, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डालती रहूंगी। आप इनको एंजॉय करते रहिए। कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट करके। थैंक यू।